हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो कि हम लोग केवीएस के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं इस टाइम। और लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने केवीएस के हाफ पेपर जो कि आपका केवीएस पीआरटी ऑफिशियल 22/5/2023 सिर्फ 2 पेपर का था, उसको हमने हाफ सॉल्व किया हुआ था। और अब इस वाली वीडियो में हम लोग इसी के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिसमें कि देखो आपका एक क्वेश्चन था जो कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए थे। आप पिछली वीडियो में देखोगे उसमें आपको मिलेगा कि स्कूल और समुदाय के बीच सेतु का कार्य कौन करेगा। तो मैंने आपको उसमें करेक्ट आंसर बताया था कि उसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अध्यापक। ओके। और उसमें क्या अध्यापक की भूमिका रहेगी, अध्यापक का क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों हम लोग अध्यापक को कंसिडर करेंगे, ये सब चीजें आप उस वीडियो में देख लोगे। इसी के आगे देखो हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि राधा कृष्ण आयोजन का गठन कब किया गया था। तो राधा कृष्ण आयोजन का गठन आपका किया गया था 1948 में। ओके। और इसके बारे में भी आप समझ लो कि राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। ओके। तो कब किया गया था, इसका आंसर आपका होगा 1948। देखिए इसमें लिखा है क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये है आपका 2025 में। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें कुछ बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के विषय में रखा गया है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका क्वेश्चन का आंसर आया तो देखो 2025 लगा दोगे। देखो मेन पर्पज क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य जो है प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को 2025 तक प्राप्त करना है। और इसका जो सबसे मेन अर्थ है वो यह है कि प्रत्येक बच्चे को जो कि कक्षा 3 पूरी करने तक पढ़ने, लिखने और बुनियादी अंकगणित करने में सक्षम होना चाहिए। और इसका देखो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को बच्चे के समग्र शिक्षण और शैक्षणिक विकास के लिए आवश्यक माना जाएगा। क्योंकि जो बच्चा देखो क्या है कि पढ़ना लिखना जान जाएगा, बुनियादी स्तर के गणित को जान जाएगा, तो वो अपने बेसिक कैलकुलेशन को कर सकता है। तो इस पर्पज से देखो इसका जो आंसर होगा वो 2025 है। और पूछेगा किस क्लास तक के कक्षा तक के बच्चों के लिए, किस क्लास तक के बच्चों के लिए, तो क्लास 3 तक के बच्चों को पढ़ना लिखना और बुनियादी अंकगणित करने में सक्षम होना चाहिए। ओके। देखो लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है। तो देखो मेन जो बल दिया गया है वो दिया गया है आपका बोझ रहित अधिगम में। ओके। बोझ रहित अधिगम में देखो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 मुख्य रूप से बोझ रहित अधिगम पर केंद्रित है, जो विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर छात्रों पर अध्ययन के दबाव को कम करने के महत्व पर बल देती है। लक्ष्य अधिगम को मनोरंजन, आकर्षक और बच्चे के वास्तविक जीवन के संदर्भ के लिए प्रासंगिक बनाना है, न कि केवल रटने या परीक्षानुमुख शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। तो ये इसका मेन पर्पज है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्धारित शिष्य शिक्षक अनुपात पीटीआर है, तो वो है आपका 25:1, 25:1, मतलब कि 25:1। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में निम्नलिखित में से किस सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो ये इसमें देखो लिखा है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसमें भी वही बात होगी जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि कक्षा 3 तक पहुंचने तक प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने और बुनियादी अंकगणित में कुशल होना चाहिए।
देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान से प्लीज समझिएगा कि इसका कहने का क्या मतलब है और ये एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किस रूप में नई पाठ्यचर्या का अभिकल्प विहित किया गया है। देखो ये जो अभिकल्प किया गया है वो 5+3+3+3+4 पे किया गया है। देखो इसका एक अर्थ है, इसको जो 5+3+3+4 का जो क्या है एक मीन है। जैसे कि देखो क्या है जो 5 है, इसमें बताया गया है कि बुनियादी चरण आयु 3 से 8 वर्ष तक। इस चरण में 3 वर्ष की पूर्व माध्यमिक शिक्षा आयु 3 से 6 और कक्षा 1 से 2 और आयु 6 से 8 शामिल है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करा जाएगा, जहां भाषा, साक्षरता और अंकगणित के आधारभूत कौशल विकसित किए जाएंगे। ठीक है, 5 तक में जैसे क्या होगा कि बच्चा 3 वर्ष की मतलब एंट्री लिया, कक्षा आपका 1-2 में कंप्लीट कर लेगा। फिर आएगा कक्षा किसमें आपके 3 से 5, जो कि क्या होगा देखो 3, 4, 5 3 साल वो हो जाएगा। तो प्रारंभिक चरण आयु कितनी हो जाएगी उसकी 8 से 11 वर्ष तक। इसमें बच्चे को गणित, भाषा और पर्यावरण अध्ययन जैसे विषयों की बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसीलिए एनसीएफ 2020 जो आपका था तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसमें कक्षा 3 तक के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका क्या कक्षा मध्य चरण। पहला है बुनियादी चरण, फिर है प्रारंभिक चरण, फिर आपका आता है मध्य चरण। मध्य चरण की आयु में बालक जब रहेगा तो 11 से 14 वर्ष का रहेगा और उसमें वो करेगा क्या कंप्लीट, कक्षा 6 कंप्लीट करेगा, कक्षा 7 कंप्लीट करेगा, कक्षा 8 कंप्लीट करेगा। तो उसमें सीखेगा क्या क्या, उसमें सीखेगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, कला आदि जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। फिर देखो आता है माध्यमिक चरण, जो कि माध्यमिक चरण होता है क्या देखो 5 वो हो गए, 3 वो हो गया, 3 वो हो गया और 4 ये रहेगा। बुनियादी चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण। तो माध्यमिक चरण में बालक की जो आयु होगी वो 14 से 18 वर्ष रहेगी और उस समय वो क्लास 9 to 12 मतलब कक्षा 9 से 12वीं तक का कंप्लीट करेगा, जिसमें कि बालक के विषयों में विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि बच्चा कौन सा स्ट्रीम में जाना चाह रहा है, इसके लिए क्या सही रहेगा और उसके भविष्य के करियर के विकल्पों को तैयार किया जाएगा और साथ ही समग्र शिक्षा की ओर झुकाव तथा विषयों के चयन में लचीलापन लाना रहेगा। तो ये है आपका देखो 5+3+3+4। ठीक है, ध्यान रहे 5+3+3+4 और क्या है मैंने आपको समझाया है। प्लीज इसको आप अगर अच्छे से समझना चाहोगे तो एक बार हल्का सा इसको क्या करना, वीडियो पीछे लेना फिर समझना अच्छे से, क्योंकि एक बार में एक बात क्लियर नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है निम्नलिखित में से किस समिति ने स्कूल में निर्बाध प्रवेश को सुझाव दिया था। तो सर्जेंट है आपका इसका आंसर। और सर्जेंट समिति कब आई थी, तो ये आई थी 1944 में, ब्रिटिश भारत में स्थापित की गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नांकित में से क्या उपबंध किया गया है कि 8वीं कक्षा तक कोई प्रतिरोध नहीं रहेगा। ओके, देखो थोड़ा स्पीड से भी चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी और आप लोग भी थोड़े से चीज़ों को अगर लगे कि नहीं हाँ एक्सप्लेन करना चाहिए या कुछ ऐसी बात रहे तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स पे लिखा करो। देखो आगे लिखता है क्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में मुख्यतः किस पर बल दिया गया है। तो हमेशा ध्यान रखना कि बालक को ही केंद्रित मान करके अधिगम कराया जाता है और ये बात किसमें लिखी गई है, तो ये लिखी गई है एनसीईआरटी 2005 में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो ये है आपका एनसीईआरटी। ओके, तो आपका है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, तो देखो बालकों का विषय विशेष में दक्षता के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि आप कभी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो मैंने आपको एक बात बताया था कि
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस पे टिक करें कि नहीं, तो जब भी कभी किसी ऑप्शन में दिखे कि कोई बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, देखो मैं ये नहीं कह रहा है कि वो एकदम एग्जैक्ट सही हो, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है पेपर सॉल्व करते-करते कि लग रहा है कि इसको पढ़ने पे कि हाँ, ये भी हो सकता है, तो ऑफ कोर्स उस पे टिक कर देना। पूरा उम्मीद रहेगा कि वो सही होगा। नहीं तो आप मेरे सारे वीडियो पिछले उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखा निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है। देखो न दंत है न, घ, य या ब। तो देखो मैंने यहाँ सॉल्व पेपर ऑलरेडी कर लिया है ताकि आप लोगों को समझाने और टाइम कम लगे, दोनों चीज़ें को ध्यान रखते हुए किया गया है। तो य को देखो यहाँ मूर्धन्य बताया गया है। तो य जो है तालव्य है। यह देवनागरी वर्णमाला में अंतस्थ वर्ग का पहला व्यंजन है। और जब इस पेपर को लगाना या कभी भी कोई पेपर देना, तो नहीं और असंगत जैसे शब्द हों, तो पहले उसको टिक कर लेना, सर्कल बना के। होता क्या है कि हम सोचते हैं कि असंगत पूछ रहा है और दिमाग में चल रहा है संगत। हो गया, आता हुआ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। जैसे पूछे कि नहीं है, तो दिमाग में होना चाहिए कि चीज नहीं पूछ रहा है और अब है मत सोच लो, इसलिए उस पर सर्कल कर लिया करो। निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। देखो घृणा, इसमें देखोगे क्या है, एक असंगत है क्योंकि घृणा जो है ना, वो एक आपका भाववाचक है। ठीक है, घृणा जातिवाचक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण इसमें आपको मैं बता देता हूँ, आप पढ़ लेना क्वेश्चन को। लंबा आदमी इस घर का मालिक है, और तुमने मेरी नीली कमीज देखी है, और एक है आपका वह अच्छा लड़का है। ये तीन के तीनों आपके क्या हैं, सही हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा, ऊपर साइड ऑप्शन पे टिक किया गया ना, हाँ, देखो इसमें होगा ए बी सी। निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से संगत युग्म है। पत्ता का पत्ते, टोली का टोलियां, मधुमक्खी का मधुमक्खियां होता है ना कि मधुमक्खी। तो असंगत युग्म बोला है, तो आपका सी होगा। निम्नलिखित में असंगत युग्म है, तो पहले असंगत को क्या करोगे, टिक करोगे। फिर पूछा है क्या, असंगत युग्म क्या है, तो देखो ये लिखा है 98,779 लिखा है। ओके, 79 नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 89। ठीक है, तो असंगत युग्म आपका यही है। त्रिवेणी शब्द में त्र डैश वर्णों के युग्म से बना है। त्र जो है त और र। ओके, संयुक्त व्यंजन याद है ना, चार होते हैं, क, आपका छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो वही चीज है यहाँ पे। तो त्र के पूछा है त र, छ पूछता तो क श, ज्ञ पूछता तो आपका होता है ज और ई, स्र पूछता तो स और र। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म क्या है, देखो हाथी का यहाँ लिखा है गज हस्त, तो ठीक है, लेकिन केसरी जो होता है वो शेर का होता है, इसलिए इसमें असंगत युग्म बोला है। तो असंगत युग्म आपका ये होगा, इसमें है क्या, केसरी का शेर। देखो निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो कड़वा का होता है मीठा, ना कि कड़वा का होगा अकड़वा। डन है। तो अब हम लोग इसी के आगे लगाते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो कुछ जो है ना, वो संबंधवाचक नहीं है। संबंधवाचक वे होते हैं जो कि आपको बताएं संबंध के बारे में। ठीक है, तो ये जो कुछ शब्द है वो है आपका अनिश्चयवाचक। तो देखो संबंधवाचक के बारे में बता दूं कि जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो सोएगा वो खोएगा,
तो संबंध में जैसे क्या था, जैसी तैसी, वैसा, जहां वहां जिसकी। तो यहाँ कुछ जैसा शब्द लिखा है ना, तो कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा है टोकरा का टोकरी है, लेकिन टोकरी पे छोटी ई की मात्रा रहेगी। ये यहीं पे इस पे रॉन्ग है। पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द में विशेषण है बहुत। तो बहुत का मतलब क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण गुण विशेषता बताते हैं, गुण भी बताएंगे। अच्छा बुरा काला गोरा। सर्वनामी विशेषण वे होते हैं जो कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं। संख्यावाचक गिनती बताएंगे, लेकिन परिमाण होगा यहाँ पे। कारक चिन्ह की दृष्टि से संगत वाक्य है। तो बस से सामान गिरा कर्म कारक नहीं हो सकता है। कर्म, बस से सामान गिरा अपादान कारक है। ओके। देखो मैंने यहाँ भी कुछ शब्द लिखे हैं, आप प्लीज इसको समझना, ये बहुत आए हुए शब्द हैं। ओके। और एक बात मैं आपसे फिर से बता दूं, मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और लग रहा होगा कि नहीं हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। और देखो, पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब पढ़ करके आप पेपर ही नहीं लगाओगे, और जब पढ़ करके आप पेपर के पैटर्न को ही नहीं समझोगे, तो आपका पेपर कभी क्लियर ही नहीं होगा। इसलिए प्लीज जब भी मेरी वीडियो आए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाँ केवीएस रिलेटेड एग्जाम्स का है, मैं बनाया हूँ तो केवीएस का रहे, तो आप उसको देखा करिए और उसको समझा भी करो कि कैसे कैसे, क्योंकि मैं आपको पेपर को ट्रिक बेसिस पे भी बताता हूँ लगाना, और जो क्वेश्चंस में लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट समझाना है, उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द अगर इसमें देखोगे तो कोई झाड़ू है, लेकिन मैंने सबको एक्सप्लेन किया है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगे कि अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो छूटे ना, कर लो। देखो स्त्री शब्द क्या क्या हो सकता है? कोशिश हो गया, तलाश हो गया, दुनिया हो गई, बला हो गया, तहसील हो गया, तस्वीर हो गया, जागीर, तालीम, सलाह, सुलह, महासभा, मर्यादा, शिक्षा, दिल्ली, संविदा, घोषणा, शताब्दी, मृत्यु, आयु, कौमुदी, प्रार्थना, वेदना, आजीविका, संहिता, नियुक्ति, सूचना, दीपक, क्षेत्र, आशा आदि। ये सब स्त्रीलिंग शब्द है और ये सब आए हैं। जैसे पूछा जाएगा अगर आपसे ही बताओ घोषणा, तो ऐसा लग रहा है कि पुल्लिंग है, लेकिन घोषणा क्या है? स्त्रीलिंग है। दीपक लग रहा है कि आपका पुल्लिंग है, लेकिन है स्त्रीलिंग। रिमझिम पाठ्य पुस्तक की मिर्च का मजा कविता की पंक्ति, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया, में जल शब्द के अर्थ हैं। देखो जल का अर्थ होता है जलना, और इससे दोनों होता है, सॉरी जलना और पानी, ये होगा यहाँ पे। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, लेकिन ये इसका होगा जलना, जल से जलना, जल से पानी होता है। ओके। रिमझिम पुस्तक के पाठ जहाँ चाह वहां राह के आधार पर बताइए कि जहाँ चाह वहां राह का क्या अर्थ है। तो प्राप्त करने की सदिच्छा हो तो अभीष्ट की प्राप्ति भी हो जाती है, ये आपका करेक्ट होगा। रिमझिम भाग दो पाठ्य पुस्तक के नटखट चूहा के पाठ के आधार पर बताइए कि दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। चूहों ने अन्य चूहे के साथ मिलकर दर्जी के कपड़े काटने की धमकी दी थी। पढ़ लेना चैप्टर, देखो क्लास केवीएस का 5th तक का देने जा रहे हो पेपर, तो मैंने पढ़ा हुआ है। आप लोग भी पढ़े होंगे, यूपी बोर्ड से होगे तो पढ़े होंगे, जो लोग यूपी बोर्ड से नहीं, सीबीएसई बोर्ड से भी हैं, तो आप क्या करना, जितने भी क्लास 5th तक के क्वेश्चंस दिए हैं आपके एनसीईआरटी में, सब पढ़ डालो, खास करके स्टोरी। आता है क्वेश्चन, देखो अभी आगे भी आएगा। राख की रस्सी पाठ के आधार पर बताइए कि लोन पो गार ने अपने बेटे को पहली बार शहर क्यों भेजा था। 100 जौ के बोरे लाने के लिए। अब पढ़े रहोगे तब ना बताओगे।
नसरुद्दीन काजू सेनापति रिमझिम पाठ पुस्तक के किस पाठ से संबंधित है? दोस्त की पोशाक। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो नहीं है को पहले करो सर्कल और उसके बाद टिक करो निकृष्ट, क्योंकि निकृष्ट बनता है नी प्लस कृष्ट से। सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ के आधार पर बताइए कि लोग उसके साथ अजीबोगरीब व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि पहिया कुर्सी के कारण। देखो यहाँ पे एक पैरा दिया हुआ है इंग्लिश का, तो मैंने अपने यूपी बोर्ड भाइयों के लिए भी क्या किया है कि इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखो, यहाँ छोटे में बना हुआ है, यहाँ देखो छोटे में बना हुआ है उस तरफ, और इसको मैंने थोड़ा सा बड़े में देखो यहाँ नीचे बनाया हुआ है, देखो ये यहाँ पे। तो एक बार आप अपना वीडियो पॉज कर लेना, देखो एक बार यहाँ पहुंच कर पढ़ लेना, फिर एक बार इसको हल्का से यहाँ पढ़ लेना, आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। फिर इंग्लिश वाले से रिलेट कर लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसका मैं आपको मीनिंग डायरेक्ट बता देता हूँ। जिसे लिखा है द पोस्टमैन डिले डिलीवरिंग द कार्ड एज, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा द न्यूज वुड हैव डिसरप्टेड द सेरेमनी। देखो लिखा है क्या, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें क्या है, द पोस्टमैन एक्शन आउट टू बी अप्रिसिएटेड, रामानुजम शुड हैव गॉट हिम पनिश्ड। तो इसमें आपका आंसर है ए फर्स्ट वाला, ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। तो उसको पढ़ लेना यहाँ से आप, कहाँ गया, नीचे है नीचे, तो इसको पढ़ जरूर लेना एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है। ओके, रुक जा रहा हूँ एक मिनट, फिर हल्का सा नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट रामानुजम सो ही नोबल नेचर। Initially, the postman justified his action. I have a confession to make. ओके, तो इसका आंसर होगा द अंडरलाइन वर्ड मीन्स टू अपोजिट ऑफ कॉन्फेशन का होता है डैनियल। अब देखो, अगर आप सोच रहे हो कि कन्फेशन का मतलब क्या होता है, तो कॉन्फेशन मीन्स रेफर्स टू एडमिटिंग या एक्नॉलेजिंग समथिंग, यूजुअली अ रॉन्ग डूइंग या अ सीक्रेट बेसिस पे कोई चीज है उसके लिए। अब डैनियल का मतलब क्या होता है, कॉन्फेशन का होगा, डैनियल का मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू एडमिट द ट्रूथ। एक तो आप सीक्रेट बेसिस पे रख रहे हो, ओके, या रॉन्गली बिहेव जैसा कुछ है, तो उसका क्या होगा, ट्रूथ, तो आपका लिखोगे डैनियल। रोहित प्ले कवर वाइड रेंज। ओके, तो प्ले यहाँ पे देखो नाउन। एक मजे की बात बताता हूँ, मैंने अब तक पेपर लगाए हैं, जितने भी हमको लगता है ना कि ये आपका मेन वर्ब है, केवीएस के एग्जाम में वो नाउन चला जाता है। आप इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आप नाउन पे ही टिक जाना, ठीक है, नाउन पे टिक करना। देखो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है, रेडियो प्ले कवर अ वाइड रेंज, द वर्ड प्ले रेफर्स टू ड्रामेटिक वर्क्स फॉर द रेडियो मेकिंग इट अ नाउन, इसीलिए इसको नाउन बना दे रहा है ये। वन में टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन। ओके, तो वन तो देखो बनता है आपका, आपको पता होगा कि एक आर्टिकल होता है, लेकिन अब आर्टिकल है नहीं, लेकिन इसका जो मैं पेपर रियल बेसिस पे लिखा हूँ, तो वो था एनीथिंग के बारे में, और एनीथिंग जो यहाँ पे बिहेव किया गया वो एज ए नाउन बिहेव किया गया है, मतलब नाउन को रिप्रेजेंट किया गया है। देखो इसको एडजस्ट करना है था, तो इसमें लिखा था चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड या फ्रेज हैव बीन रीअरेंज टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। देखो, अगर आप एक वीडियो बोलोगे मैं इस पे बना दूंगा, कभी भी ऐसे सेंटेंस रहे हैं, तो उसको क्या करना ना, पहले तो ग्रामेटिकली अरेंज करना, कि ग्रामेटिकली कैसे अरेंज होगा, नाउन कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा, मेन वर्ब कहाँ पे आएगा,
और दूसरी चीज उसका मीनिंग भी आना चाहिए। तो मोस्टली देखो पहले ट्राई करना कि नाउन से स्टार्ट हो, नाउन से ना स्टार्ट हो तो प्रोनाउन से स्टार्ट हो, ठीक है। तो उसके बाद बनाना। देखो इसमें लिखा है अर्जेंटली वांटेड इन हो नहीं सकता, आर कंट्री, हाँ ये चीज नोट करने वाली बात है। द वर्चुअस मोस्ट, ये भी नोट करने वाली बात है। लेकिन जब सारी चीजों को आप बाय वन चेंज करके सेटअप करोगे तो इसका आंसर आएगा इस तरह, दीज आर द वर्चुअस मोस्ट अर्जेंटली वांटेड इन आवर कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा BDAC। मैंने कहा ना अगर आप इस पे चाहोगे कमेंट करना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, नोट्स में से आपको समझा दूंगा। चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड या फ्रेज हैव बीन रीअरेंज्ड टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। फिर वही बात, तो देखो इसको मैंने अरेंज किया था तो इसमें पहले बना था क्या, मैन बिकम्स what of his efforts he is the results। इसका करेक्ट आंसर बनेगा CBDA। डन है। तो कोई लिखा है क्या, इम्पेरियस का इसका मतलब होता है क्या, मीन्स अज्यूमिंग पावर। अब देखो इसमें पूछा क्या, वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग, मतलब कि उसकी मीनिंग बतानी है, सिमिलर। तो कमांडिंग, कमांडिंग का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू हैविंग अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। इनिग्मा, इनिग्मा का मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट इज मिस्टीरियस। तो नियरेस्ट का मतलब क्या होगा, इसके जो कर्मिव है, देखो मिस्टीरियस वर्ड है तो मिस्ट्री से हो जाएगा आपका सिमिलर मीनिंग, है ना जी। आर यू, देखो लिखा है हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर बॉस। आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट नविता फेल इन द इन विथ ऑल माई प्रपोजल्स। Fell in with is an idiomatic expression meaning to agree or go along with something. Okay. He was ran over by a car. A car ran over him. इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ तक चीजें सॉल्व की हैं, अभी आगे भी सॉल्व करना है। वो यहाँ बना है क्या, लता सेड टू मी कॉमन कमा वांट टू हेल्प मी नाउ। तो लता आस्क मी, अब देखो क्वेश्चन मार्क होता है तो इफ लगता है, इफ या वेदर, तो इफ वुड नॉट यू लिखा है तो अब वुड नॉट यू, यू जाएगा मी अकॉर्डिंग बनेगा आई, वुड नॉट का होगा वुड नॉट हेल्प हर देन, सेकेंड वाला इसका करेक्ट होगा। तो वो लिखा है चूज द वर्ड विच अपोजिट ऑफ द मीनिंग, उसका होना चाहिए सबटले, देखो सबटेल तो होगा डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, इसका होगा एविडेंट, करेक्ट आंसर। आई हैव ऑलरेडी बीन टू मुंबई, तो ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट। टेंसेस पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी, एक नंबर आना ही आना है। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, तो कॉमन सेंस की बात है, देखो टाइमिंग भी है, सिंस फॉर लगता है कहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये हैज लगा है तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। नो सूनर डिड वी रीच द थिएटर, अब यहाँ वैन नहीं देन द पिक्चर स्टार्ट, तब पिक्चर शुरू हुई, ऐसे बनेगा इसका, तो देन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, जहाँ इरर है। देखो आई डू नॉट नो वेयर ही वॉज एट द टाइम, ओके, ये इसका क्या होगा करेक्ट, सी। अब देखो दोस्तों यहाँ तक इंग्लिश की थी चीजें बता दिया मैंने, देखो मैथ मैं बहुत ही ट्रिकी बेसिस से करता हूँ, तो उस पे भी आप फोकस रखना। और अब इसके आगे के जितने क्वेश्चन हैं थोड़ा सा हम लोग स्पीडली लेके चलते हैं, जो कि मैथ्स है, अगर आप थोड़ा सा समझ सको समझोगे तो फटाफट तैयार हो जाएगा।
5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 139 से भाज्य हो मतलब इसको से डिवाइड कर देना, तो जाएगा कितने टाइम में 131 आपका रिमेन बचेगा। 139 से 131 माइनस किया तो 8 बचा, 1000 में 8 जोड़ दोगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10008। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है अंकों 3879 और 0 से बनी 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या का अंतर। तो बड़ी से बड़ी पूछेगा तो 98730, लेकिन कुछ महान आत्मा होते हैं 03789 लिख दोगे। तो 03789 लिखोगे तो किसी नंबर के आगे जीरो लगाने से कोई मतलब रहा नहीं, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के बाद जीरो लगाना, फिर सबट्रैक्ट कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका 67941। प्लीज़ दोस्तों, अगर लगे कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब अच्छे से करना, और कमेंट में कुछ भी रहे जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसको आप हमको सेंड करना, मैं और मेरी टीम आपको उसका आंसर जरूर बताएगी। अब देखो ये क्वेश्चन को सबसे इजी तरीके से कैसे लगाया गया है, इसको मैंने क्या किया कि 1/6 को लिखा 1/2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, क्योंकि 4×5 = 20, लास्ट में करोगे 7 इंटू 8। सबसे बेस्ट ट्रिक, ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है 2 3 3 4 4 5 7 8, तो इसका पहला नंबर 1/2 माइनस कर दो 1/8, आंसर करोगे तो 3/8 इसका आंसर बन जाएगा। ओके, देखो ये क्वेश्चन है 315 इंटू 218, तो इसमें देखो जीरो रखोगे यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगा, तो फिर 1 रख के देखा तो यहाँ पे सीधा मिल गया, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका 1 के अकॉर्डिंग। लिखा है क्या, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। सममित रेखाएं मतलब क्या, सिमेट्रिकल लाइन। तो एक चतुर्भुज में 2 सिमेट्रिक लाइन बनती हैं। ओके, एक बार किसी चीज को जैसे मान लो कि ऐसे है, देखो यहाँ पे कैसे बना है, ऐसे है और फिर ऐसे है, एक बार इसको ऐसे फोल्ड करोगे, एक बार इसको ऐसे फोल्ड करोगे, दोनों केसेस में कितनी सममित रेखाएं बनेंगी, 2। तो सममित रेखाएं ये काल्पनिक रेखा है जो किसी वस्तु या आकृति को आधा काटती हैं और 2 समान दर्पण प्रतिबिंब में बनाती हैं। तो इसका आंसर 2 होगा। लिखा है कि एक घनाभ का पार्श्व फलक वर्गाकार है, क्षेत्र तथा इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा आयताकार फलकों के बड़े किनारे की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल बताओ। देखो ये एक आपका हो गया आयताकार घनाभ, उसका मैंने ये वाला सेक्शन जो है वो यहाँ पे बनाया है। ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, और सबसे लंबा हो गया 15। तो आय का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, 15 गुणे 10 यानी 150। 150 लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखो लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट फ्रॉम अ क्यूब, तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा डी वाला। ओके, तो आपका इसका आंसर है डी। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करना, रीजनिंग का पार्ट है ये। लिखा है क्या, एक आयताकार हॉल का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, तो आयताकार हॉल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार क्षेत्रफल लंबाई दिया है, चौड़ाई निकालना था, तो चौड़ाई मैंने निकाला 9 काट करके, और हॉल का आयताकार का परिमाप 2 गुणे l प्लस बी रख दिया, तो 42 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। समझ गया ना। देखो इसमें क्या लिखा है कि 1 - 2 + 3 -4 + 5 -6 +7 -8 डॉट 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 +101 को सरल करने प्राप्त होगा। मैंने सबको सिक्वेंसली लिखा, फिर मैंने माइंड में नोटिस किया भाई कि देखो युग्मों की संख्या क्या बनेगी, पेयर बनेगा 50, तो 50 तो पेयर बनेंगे आपकी, और युग्मों का योग मतलब 50 गुणे -1। कैसे, क्योंकि -2 में से 1 गया तो -1 बचा, -3 में से 3 गया तो -1 बचा, -5 में से -6 में से 5 गया, -1 बचा। तो 50 गुणे -1 करोगे तो -50, और -50 और बचा 101, तो इसका आंसर होगा 51। ओके, अब देखो दूसरे तरीके से लगाते हैं हम लोग और अच्छे से। 1 घन मीटर में होता है 1000 लीटर, एकदम दिमाग में सेट कर लेना, इसको कुछ समझने की बात ही नहीं है। ठीक है,
देखो यहाँ लिखा है एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 70 मीटर है। यदि प्लॉट की लंबाई 20 मीटर तथा प्लॉट का क्षेत्रफल होगा तो परिमाप बराबर 2 प्लस एल बी। परिमाप है 70, 2 लंबाई दिया है 20 और बी रख दिए। तो 70 प्लस 40, दो दूना मतलब 20 दूना 40 प्लस 2 भी बी आया 70। कैसे? 70 ये है, 40 इधर गया 30 और 30 में से 2 को डिवाइड कर दोगे 15। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई रखोगे तो 20 गुणे 15 करोगे तो 300 वर्ग मीटर। ओके। एक बात याद आई, 20 रुपए दोगे तो एक काम की बात बताऊंगा, समझे? इसका आंसर समझ में आ गया? तो वो लिखा है अनीसा ने ऑफिस में 2 मार्च 2001 से कार्य करना प्रारंभ किया। 31 दिसंबर 2022 को वह सेवानिवृत्त हो गई। देखो इस क्वेश्चन को लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो कैसे, 2001 से शुरू की है, 2022 में वो सेवानिवृत्त हो गई। तो आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि 2022 में से 2001 माइनस कर दोगे तो एकदम साफ दिख रहा है कि ये 21 वर्ष 9 महीने जैसा कुछ आएगा। क्योंकि मार्च से दिसंबर है, 21 वर्ष तो एग्जैक्ट आएगा नहीं कि वो 2 मार्च 2001 से शुरू की है और 2 मार्च 2022 में रिटायर हुई है। तो सीधा आंसर मिल जाएगा, आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन में मत लगाने लगना कि नहीं चलो लेके कॉपी पेन लगाने लगे, कुछ ट्रिक बेसिस पे कर लेना, ठीक है? देखो यहाँ लिखा है क्या, 18 दिसंबर 2022 को रविवार है। देखो 18 दिसंबर 2022 और 15 मार्च 2023, तो दिसंबर का महीना होता है 31 का, 18 दिन बच गया, बीत गया, बचा 13 दिन। दिसंबर के बाद आए जनवरी, जनवरी होती 31 की, 7 से डिवाइड करोगे बचेगा 3। फिर आता है फरवरी, लीप ईयर है नहीं, जब लीप ईयर ये नहीं है तो हो गया 28 का, ये हो गया 0। 15 मार्च का मतलब बचा मार्च का 15 दिन, 15 दिन मतलब 7 दूना 14, बचा 1 दिन। 13 दिन 16 एक, देखो 13 3 16 एक 17, ऐसे कर लो। 17 में से डिवाइड करोगे 7 दूना 14, बचा 3, तब भी हो जाएगा। और इसको डिवाइड कर लो 13 को 7 से, तो बचेगा कितना, 6 3 1, ऐड कर दोगे 10/7 3। तो रविवार था तो मंगल बुध, सोम मंगल बुध हो जाएगा। समझ गया ना दोस्तों? बस मेरे साथ लगे रहो, पक्का मैं आपको लिख के देना, बस मेरे साथ लगे रहो अच्छे से। सी टेट, यूपी टेट, बिहार प्राइमरी टीचर, ये मेरा ऑलरेडी सब क्लियर है। ओके, बस आप लगे रहो इन सब चीज़ों को लेकर के। 110% केवल समझते चलोगे ना तो भी आपका बहुत हद तक पेपर आपका सॉल्व होगा। नहीं होगा तो इतना तो जरूर होगा कि आपको पेपर का पैटर्न तो पता चल ही जाएगा कि कैसा पेपर आएगा। राधा को टीका लगाया गया जिसका आयतन है, कभी भी टीका 2 लीटर नहीं लग सकता है, 2 किलो लीटर नहीं लग सकता है, 0.2 लीटर, मतलब लीटर में कभी टीका लगता ही नहीं है। लीटर मतलब हमेशा लगेगा 2 ml। आपको याद होगा कि जब हम लोग लगवाए थे कोरोना की वैक्सीन, मुश्किल से उसमें इतनी सी भरी होगी। देखो ये पेन देख रहे हो, ये पेन, इसका बस इतना पार्ट भरा रहा होगा, इतू सा, और खट से लगाए काम खत्म। तो टीका हमेशा ml में लगता है। देखो यहाँ लिखा है एक जग में 5 लीटर 50 ml जूस है। 1 लीटर में 1000, 5 लीटर में 5000, 50 ऑलरेडी ml में है, उसको रख दिया। 50 50 हो गया, 200 डिवाइड कर दिया तो 25 पूरा कट के 0 हो जाएगा, बचेगा 25। तो 25 जो है आपका गिलास भरे जा सकते हैं, पूरे पूरे। देखो यहाँ लिखा है कि दिल्ली की संसद भवन वृत्ताकार है, जिसकी त्रिज्या 85.5 मीटर, इसकी भवन की परिधि लगभग है, तो परिधि बराबर 2 पाई आर। तो इस पे रखोगे 2 पाई आर, तो 2 × 3.14 इंटू 85.5 सॉल्व कर दोगे तो लगभग लगभग ये लगभग लगभग में है 536.94। तो 537 के राउंड ली जा रहा है। देखो एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, कि कभी कभी पेपर आप लगाओगे ना तो एकदम एग्जैक्ट आंसर से मत खोजने लगना कि जो आपका आया आप उसी में खोज रहे हो, वो नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है उसके लिए, आपको बस ये काम करना है कि देखो कितना क्लोज जा रहा है, उस पर भी लगाओगे टिक होगा, करेक्ट आंसर आएगा। देखो आगे लिखता है क्या, एक पर्स का मूल्य 425 है,
और उसे 455 में बेचा गया है। यदि दुकानदार को कुल 660 का लाभ हुआ तो बेचे गए परसों की संख्या है। तो कॉमन सेंस की बात है। 425 का सामान है, 455 में बेचे, 30 रुपये बचा आपको फायदा। अब फायदा में कितना आपको फायदा हुआ है? टोटल 660। डिवाइड करो, सीधा आंसर 22। ओके, देखो 6 के 5 क्रमांक गुण योग का योग 20 40 है। तो देखो 5 क्रमांक गुण संख्या होती है n, n+1, n+2, n+3, n+4। तो 6 के है तो 6 में सबका गुणा कर दो, 6 सबको कॉमन कर लो, इन सबको ऐड करोगे तो देखो n n n n n 5n 2 3 4, इसको ऐड करोगे 10 इक्वल टू 2040। n की वैल्यू निकल के आएगी टोटल 66। सबसे गुणज होगा आपका 6 ब्रैकेट ओपन n+4, रख दोगे आंसर सीधा 420। दोस्तों केवीएस का ना प्राइमरी का पेपर बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। बस बेसिक चीजें पढ़ो, बेसिक से बेसिक। ओके, बहुत ज्यादा आपको चीजें हाई स्टैंडर्ड की नहीं पढ़नी है। जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हो तो टेंसेस पढ़ लो, टेंसेस में अलग अलग तरह के टेंसेस लगा लो। मैथ्स कर रहे हो तो बेसिक मैथ्स करो, जो कि 1 to 5 तक के पूरे पेपर लगा डालो। जैसे 1 का पूरा मैथ का पेपर सॉल्व कर लो, 2 का पूरा पेपर सॉल्व कर लो, 3 का पूरा पेपर सॉल्व कर लो, 4 का, 5 का। कौन सा जो उनके में है, 1+2, 2+3, सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब सारे। एक टैक्सी वाला पहले 2 किलोमीटर का किराया 42 रुपए, तो 2 किलोमीटर बराबर 42 रुपए। उसको जान गया कितना है, 24 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर का 42, बचा हुआ किराया लिया है 16 के हिसाब से। तो 22 × 16 कर लोगे, 100 करोगे तो 394 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है F = 9/5 C + 32। तो 9/5 40 डिग्री सेल्सियस को 40 + 32 सॉल्व किया 114। और फॉरेन हाइट मतलब डिग्री सेल्सियस को फॉरेन हाइट में फॉर्मूला चेंज करने का होता है F = 9/5 C + 32। रख दोगे सीधा आंसर आ जाएगा। देखो 114, 2 2 4 7 3 10, देख रहे हो ना? तो ये होगा 104 टू 113। डन है। देखो दोस्तों हम लोग को मैथ्स ने बहुत इजी तरीके से लगाया, अब हम लोग लगाएंगे इसके आगे। ठीक है, देखो लिखा है बिटुमैन, पेट्रोलियम के संघटक उपयोग। तो बिटुमैन को मिलाओगे पेंट एवं सड़क निर्माण में। मिट्टी का तेल जेट वायुयान के ईंधन के लिए मेनली यूज होता है हेलीकॉप्टर में। ओके, मेनली कहाँ यूज होता है? हेलीकॉप्टर में। मेराफिन मोम मरहम में पेट्रोल शुष्क धुलाई की विलायक के लिए। इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा फोर्थ वाला। देखो इसमें है क्या, निम्न में से सही कथनों का चयन करें। तो इसमें सही कथन वैसे मैं आपको बता दूं बी और डी है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, एस्टर। और सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल बी और डी। देखो फिर इसमें बड़ा वाला है ना, देखिए कि नहीं। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? तो मलेरिया परजीवी का वाहक हमेशा मादा एनाफिलिस मच्छर होती है। ओके, ये कैसे फैलता है? तो मलेरिया तभी फैलता है जब मलेरिया के मरीज को काटने वाली मादा मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटती है। ओके, उसको कैसे पता चलेगा? तो ठंडा लगना, पसीना आना, सिर दर्द, मतली के साथ बुखार, ये सब चीजें होती हैं। और किस कारण होता है? तो इसमें एक प्रोटोजोआ होता है, तो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है ये। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं? केवल ए जीवाणु, बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम कमेंट में लिख के बताओगे आप, कमेंट में लिख के बताओगे आप कि उस बैक्टीरिया का क्या नाम है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टो, बाकी आप जोड़ देना उसमें। देखो लिखा है कि नीचे दो वक्त
दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे को कोट्स की सहायता से उत्तर पत्र बताएं। सही उत्तर का चयन करें। क्षतिग्रस्त बीज तल पर तैरने लगते हैं, एकदम बात सही है ये। और क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते, दोनों ही बात सही है। ना हो तो कभी खराब बीज और अच्छे बीज का परीक्षण कर लेना। क्षतिग्रस्त फ्लोरेसेंट ट्यूब का सीएफएल को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें पारा वाष्प होती है। ओके, इसको बंद कर दिया गया है, यही रीजन है। क्योंकि जब पता है तब क्यों बंद किया गया था सीएफएल, एक स्टडी में मैं देख रहा था तो उसमें क्या होता था ना कि लोग बंद कमरे में लगा रहे सीएफएल, और सीएफएल होता था किसका, शीशे का बना हुआ, और वो गिरा टूट गया। अब हुआ क्या कि अब नीचे उतरे वो पैर में चुभ गया। तो उसमें जो पारा वाष्प भरा रहता था ना वो हमारे ब्लड में एंटर कर जाता था, और ब्लड में एंटर करने के बाद ना वहाँ की जो चमड़ी रहती थी, जो वहाँ पे जो भी चीज रहता होगा ऑर्गन में, वो गलना शुरू हो जाता था। अब बहुत खतरनाक गलता था वो, इसलिए उसको बैन कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया। इसीलिए देखोगे ना आपके घरों में वो प्लास्टिक वाला सिर्फ अब यूज होने लगा। देखो इसमें लिखा है क्या, जब चूने के पानी में स्ट्रॉ के द्वारा फूकते हैं तो वो दूधिया क्यों हो जाता है। मैंने इसका एक क्वेश्चन भी लिख के बताया है, उसका सबसे मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। फूकोगे जब आप तो उसमें से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो CaOH2 के साथ जब CO2 मिलेगी तो CaCO3 बन जाएगा, और H2O यानी वाटर। देखो लिखा है धुआं ऊपर उठता है क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। गर्म वायु है ऊपर जाएगी, ठंडी वायु नीचे आएगी। ओके, देखो लिखा है क्या मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। कितना, क्वेश्चन कितना सही है। तो वो नीचे लिखा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। लार ग्रंथि आहार नली का हिस्सा है। लार ग्रंथि आहार नली का हिस्सा कैसे हो सकता है, तो इसमें आपका होगा केवल एक सही लेकिन दूसरा गलत। निम्न कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। तो इसमें देखो आपका क्या है, यह बहुत गर्म होती है, बात तो सही है। ये हाथ से बुनी जाती है, ये भी बात सही है। यह भेड़ों के बालों से बनाई जाती है, ये बात गलत है। इन भेड़ों को बाल सर्दियों में झड़ते हैं, ये भी बात गलत है। ओके, पता है यह भेड़ों के बालों से बनाई जाती है कथन बात क्या है, गलत है। ये बकरी के शरीर पर गर्म बालों का एक कोट उग जाता है, उसके अतिरिक्त ढंग से बचाता है, तो उससे ये बनाई जाती है, बकरी के बाल से। डन है। देखो ऐसे को समझो कि जिन बकरियों से नरम पश्मीना ऊन एकत्र की जाती है वो लगभग लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। तो उनसे उनके फर को काट करके उनके बालों को इकट्ठा करके भून करके इसको बनाया जाता है, और इसको बनाने में कम से कम 250, मतलब कि 2050, लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक सादी पश्मीना शॉल बनाई जाती है। कहाँ मिलता है, तो लद्दाख की चांगपा जनजाति पश्मीना शॉल बनाने के लिए जानी जाती है। होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन है। हमसे पूछो, हम बता दें। मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। मुझे भी। गाना बजाना तो खैर नहीं, मुझे गाना गाना पसंद है। वे जीव भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों पे उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। आप समझ सकते हो ये किसी और की बात नहीं, स्लॉथ की बात हो रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी घोंसला का निर्माण करता है। तो वो है आपका वीवर, दर्जन चिड़िया। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों इसको। हाँ, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बच्चों से रिलेटेड भी है और ऊपर से ये सब लिखा भी हुआ है। कर्णन मल्लेश्वरी आ गई भाई, आंध्र प्रदेश से है ये। किस भारतीय राज्य की रहने वाली हैं, तो ये
आंध्र प्रदेश से रहने वाली। इनकी अच्छी बात ये है कि यह 12 साल की उम्र में ही वजन उठाने का कार्य कर दी थी, मतलब वजन उठाना शुरू कर दिया था। वो होता है ना भारोत्तोलन वाला, वो चीज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। एकदम बात सही है ये। इसे एक बहुत ही पतले, लगभग कार्बन कॉपी पेपर कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ये बात गलत है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है और उस पर क्या लिखा है वो समझा जाता है। ये बात सही है। ठीक है। देखो यहाँ लिखा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल और केरल के लोग ज्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। कह सकते हो, सही बात है। जो चीजें जहाँ आसानी से पैदा होती हैं वहां पर भी ज्यादा खाई जाती हैं। ये बात तो सही है भाई कि जो चीजें जहाँ पैदा होती हैं वहां ज्यादा खाई जाती हैं। ये बात से तो मैं भी एग्री कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल और केरल के लोग ज्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। नहीं नहीं नहीं, केरल में कहाँ लोग रोटी खाना पसंद करेंगे। केरल में गेहूं थोड़ी हो रहा है। तो इसका मतलब होगा आपका कि कथन एक गलत है, कथन दो सही। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है। ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। ये बात देखो, मैं आपको बता दूं, पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, जैसे मैदानी इलाकों में तो चलो ठीक समझ में आता है कि पानी आप भर दोगे खेत में पानी रहेगा भी। पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर ड्रिप तंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक मटके में पानी भर देते हैं, उसके नीचे छेद कर देते हैं और एक एक बूंद करके पानी गिरता रहता है। तो वो चीज यहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 है। देखो यहाँ पे हमको मिलाना है। देखो, फर्स्ट का है आपका, फर्स्ट क्या, उच्चावच मानचित्र। देखो उच्चावच तो मुझे भी उतना नहीं पता है, इंग्लिश में देखते हैं। हाँ, जो रिलीफ मैप, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, ये बात सही है। पॉलिटिकल मैप शोइंग सिटी स्टेट एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सही है। थीमेटिक मैप में सामने सामने की सारी चीजें सही हैं। तो एक का एक, दो का दो, तीन, यानी कि ये वाला सही है। हिंदी में भी आप देख लेना अपना। और दोस्तों आज का मुझे लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र के घटक हैं। मानचित्र के घटक कौन है। तो दूरी, दिशा और प्रतीक। त्वरण कहाँ से होगा। एक्सेलरेशन तो हमें लगता है जब कोई चीज मोशन में हो, और रिटार्डेशन तब होता है जब कोई चीज माइनस में हो। ठीक है। तो देखो ये यहाँ तक के दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपको बताए, समझाए, लगाए। और आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे जरूर बताना। और देखो, मेहनत भी लगता है पेपर लगाने में, मेहनत लगता है इसको समझाने में, मेहनत लगता है टाइम देने में। तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप सब वीडियो को देखो और मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, लगे रहो। आप मेहनत करोगे तो पक्का है आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।